गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय के अंदर जो जितनी भी योजना है उसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, एग्रीकल्चर कृषि और फार्मर्स वेलफेयर, कृषि कल्याण मंत्रालय। तो पहली है हमारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये जो है भूमि आधारित कृषि भूमि आधारित योजना है। और ये सीमांत और भूस्वामी कृषक परिवारों की आय में सहायता करता है। और ये उचित फसल स्वास्थ्य और उचित उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आगंतुक इनपुट्स की खरीद हेतु किसानों की प्रत्याशित कृषि आय के पूरक के तौर पर उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा है इसकी प्रमुख विशेषताएं में यह एक केंद्र क्षेत्र की एक योजना है। इस योजना में देश के सभी भूस्वामी जो परिवार होते हैं उनकी कृषि भूमि के आकार पर ध्यान दिए बिना प्रतिवर्ष लगभग 4 माह में 2,000 रुपये की कीमत समान किस्तों में लगभग 6,000 रुपये की नगद सहायता प्रदान की जाती है। दूसरी इसमें है परिवार की परिभाषा में पति पत्नी और छोटे बच्चे सम्मिलित हैं। और जो लाभार्थी कृषक परिवारों की पहचान उनके उत्तरदायित्व संघ, राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सरकार प्रशासन का है। और राशि लाभार्थी के बैंक खातों में प्रत्यक्ष आंतरित की जाएगी। और जो कृषक पीएम किसान पोर्टल या फिर फार्मर्स कॉर्नर सर्विस सेंटर के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इस योजना में के अंतर्गत जो केवल उन कृषक परिवारों का प्रदान किया जाएगा जिनका नाम भूमि अभिलेखों में दर्ज है। हालांकि इसके बाद ये अपवाद भी हटा दिया गया है। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे वन निवासी पूर्वोत्तर राज्य और झारखंड जिसकी भूमि अभिलेखों हेतु पृथक प्रावधान किए गए हैं। अब पीएम किसान की जो प्रथम वर्षगांठ पर पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। और इसके माध्यम से कृषक अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं तथा अपने आधार कार्ड को अद्यतन और संशोधित भी कर सकते हैं। और तथा अपने बैंक खातों में विगत क्रेडिट्स की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक्सक्लूजन किसको छोड़ा गया है? जो अपात्र हैं। पहला, संस्थागत भूमि धारक जो लोग हैं, संवैधानिक पदों पर पूर्व में और वर्तमान में पद धारक, विगत मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति, और जैसे उच्च आर्थिक स्थिति में लाभार्थियों की कुछ श्रेणियां इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं होंगे। दूसरा, पीएम किसान के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि कृषक बैंकों से सरलतापूर्वक ऋण प्राप्त कर सकें। इससे ऐसे सभी कृषकों को समयबद्ध भुगतान करने पर 4% की अधिकतम ब्याज दर पर फसलों या पशु मत्स्यालन के हेतु लघु अवधि के लिए ऋण प्रदान करने में सहायता होगी। दूसरी योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें उद्देश्य क्या है कि प्राकृतिक आपदा तथा विभिन्न कीटों और रोगों के कारण फसल हानि की स्थिति में किसानों की बीमा कवरेज दिया जाता है। अपेक्षित अभ्यर्थी कौन है? इसमें जो अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार, जोतेदार किसान सहित सभी किसान जिनके पास फसल बीमा है। इसकी विशेषताएं हैं: एक केंद्र प्रायोजित योजना तथा पुनः गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत इस योजना की अन्य सभी मौजूदा फसल बीमा योजना को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। किसानों द्वारा सभी फसल तथा रबी फसलों के लिए एक समान क्रमशः 2% तथा 1.5 प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के संदर्भ में किसानों द्वारा लगभग 5%, जो बागवानी वाला है उसमें 5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। और साथ में जो शेष बीमा प्रीमियम का समान अनुपात में भुगतान राज्य और केंद्र सरकार द्वारा भी किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 के खरीफ मौसम में अपनी प्रीमियम सब्सिडी 50% घटाकर संचित क्षेत्र के लिए केवल 25% तथा असंचित क्षेत्रों के लिए केवल 30% कर दी है। 50% अथवा अन्य अधिक संचित क्षेत्रों वाले जिलों को संचित क्षेत्र जिले के
रूप में स्वीकार किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों हेतु प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार का हिस्सा वर्तमान 50-50 के सहभाजन प्रतिमान से बढ़ाकर 90 कर दिया गया है। और प्रीमियम दरों हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केवल केंद्रीय सब्सिडी संचित क्षेत्रों फसलों में के लिए 30% तक तथा संचित क्षेत्रों के लिए 25% तक सीमित कर दिया। यह अनुसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों हेतु फसल ऋण प्राप्त करने वाले ऋणी कृषकों हेतु अनिवार्य है। हालांकि वर्तमान में इसे कर्जदार कृषकों सहित सभी कृषकों हेतु स्वैच्छिक बना दिया गया है। उपज हानि प्राकृतिक अग्रिम तथा तड़ित जो तूफान, ओला वृष्टि, चक्रवात, टाइफून, आंधी, झंझावात, हरिकेन, टोर्नेडो आदि जैसे रोके न जाने वाले सारे जोखिम तथा बाढ़ तथा भूस्खलन, सूखा अवधि कीटों रोगों से कारण होने वाले जोखिम को भी कवर किया जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट हानियों को भी कवर किया गया है और इसमें बेमौसम और चक्रवर्ती वर्षा तथा ओलावृष्टि के होने वाले क्षति भी शामिल हैं। इस योजना को क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण एरिया अप्रोच बेसिन के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। परिभाषित क्षेत्र आधारित बीमा का इकाई क्षेत्र एक गांव या उससे अधिक क्षेत्र के रूप में होता है जो किसी अधिसूचित फसल हेतु समान जोखिम का सामना करने वाला है, जो जियो मैप्ड रीजन हो सकता है। फसलों की बीमित राशि संघ और राज्य शासित प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राष्ट्रीय औसत उपज का या तो वित्तीय मान या जिला स्तर पर मूल्य का चयन कर सकते हैं। जिन फसलों के लिए एमएसपी घोषित नहीं की गई है उन फसलों हेतु फार्म गेस्ट प्राइस खेत पर ही स्वीकार किया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी एग्रीकल्चर एसोसिएशन कंपनी फॉर इंडिया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी तथा और निजी बीमा कंपनियों को सूची में सम्मिलित किया गया है। निर्धारित कट ऑफ तिथि से 2 माह से अधिक का समय व्यतीत होने पर निपटान दावों में विलंब हेतु बीमा कंपनियों द्वारा कृषकों को 12% तक का ब्याज भुगतान किया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को अपनी बीमा कंपनियों को भी स्थगित करने की अनुमति प्रदान की गई है। हाल ही में सरकार ने वर्तमान समय में जारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और RWBCIS के कुछ प्रावधानों को संशोधित किया है। पहला कि बीमा कंपनियों को व्यवसाय का आवंटन 3 वर्षों हेतु किया जाएगा। वर्तमान में राज्यों द्वारा 1, 2, 3 वर्षों की अवधि हेतु निविदाएं जारी की जाएंगी। राज्य संघ शासित प्रदेशों को एक अथवा अधिक अतिरिक्त जोखिम को कवर करने के विकल्प के साथ इस योजना को कार्यान्वित करने की छूट प्राप्त है। यदि राज्य सरकारें निर्धारित समय सीमा के पहले संबंधित बीमा कंपनियों को प्रीमियम सब्सिडी का भुगतान करने में विफल रहती हैं तो उन्हें आगामी मौसम में इस योजना को कार्यान्वित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खरीफ और रबी मौसम हेतु कट ऑफ तिथियों क्रमशः 31 मार्च और 30 सितंबर हैं। 31 मार्च को या फिर रबी मौसमों हेतु कट ऑफ जो तिथि बताई गई है वो 31 मार्च और 30 सितंबर है। हाल ही में महाराष्ट्र फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल के साथ अपने भू अभिलेखों को समेकित करने वाला प्रथम राज्य बन गया। तो महाराष्ट्र ने जितना अपने भूलेख होते हैं ऑनलाइन वो सब लिंक कर दिए हैं। यह किसानों को भू अभिलेखों एवं ऑनलाइन पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा। ओवर इंश्योरेंस से संबंधित मुद्दों का समाधान करेगा और अपात्र लोगों को बीमा लाभ प्राप्त करने से रोकेगा। उसके बाद दूसरी योजना है हमारी तीसरी योजना जिसका नाम है किसान उत्पादन संगठनों का गठन और वर्धन, जिसे फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। उद्देश्य क्या था इसका? आगामी 5 वर्षों की अवधि में 10,000 FPOs F फॉर्मेशन, P फॉर प्रमोशन एंड O फॉर
ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो फॉर्मेशन प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो आगामी 5 वर्षों की अवधि में 10,000 एफपीओज का गठन किया जाएगा ताकि किसानों के लिए इकोनॉमी ऑफ स्केल का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक एफपीओ को अपनी स्थापना से लेकर 5 वर्षों तक हैंड होल्डिंग समर्थन प्रदान किया जाएगा, जो वर्ष 2027-28 तक जारी रहेगी। अपेक्षित लाभार्थी, इसमें कौन कौन लाभार्थी हो सकते हैं? ऐसे लघु और सीमांत किसान इसके लाभार्थी होंगे जिनके पास उत्पादन प्रौद्योगिकी सेवाओं और मूल्य संवर्धन मुक्त विपणन प्राप्त करने के लिए आर्थिक क्षमता नहीं है। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पहला है यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसे लघु कृषि परिवार संघ, स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर बिजनेस कंसोर्टियम SFAC, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के परामर्श से अपने कार्यान्वयन एजेंसी को नामांकित कर सकते हैं। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्लस्टर राज्य स्तर पर क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। इस CCBOs में विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे तथा FPOs के संवर्धन से संबंधित सभी मुद्दों हेतु सभी स्तरों पर जानकारी के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेंगे। FPO के सदस्यों की न्यूनतम संख्या मैदानी क्षेत्रों में 300 तथा पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 100, तो मैदानी क्षेत्रों में 300 और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें 100। प्रस्तावित FPOs में से कम 15% आकांक्षी जिलों में गठित किए जाएंगे। ऐसे जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम FPOs की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक FPO हेतु परियोजना ऋण के तौर पर 2 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी सुविधा प्रदान की जाएगी। क्रेडिट गारंटी फंड और नाबार्ड और NCDC द्वारा सृजित किया जाएगा। FPOs का संवर्धन एक जिला एक उत्पाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट FPOs का संवर्धन एक जिला एक उत्पाद क्लस्टर के अंतर्गत किया जाएगा ताकि FPOs के माध्यम से विशेषज्ञता और बेहतर प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग तथा निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके। दूसरा है, चौथी योजना है हमारी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना उद्देश्य क्या था? PM किसान मानधन योजना के देश के लगभग 3 करोड़ लघु और सीमांत वृद्ध 3 करोड़ लघु और सीमांत वृद्ध कृषकों हेतु एक वृद्धावस्था पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य उन्हें सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करना है, क्योंकि उनके पास वृद्धावस्था में तथा जीविका की निरंतर हानि की स्थिति में उनकी सहायता करने के लिए नगण्य या कोई बचत उपलब्ध नहीं होती। अपेक्षित लाभार्थी कौन कौन इसका लाभ उठा सकते हैं? पहला, 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लघु और सीमांत किसान, वह किसान जो संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि धारण करता हो, जिसके पास 2 हेक्टेयर की भूमि होगी। दूसरा, कौन अपात्र होगा? राष्ट्रीय पेंशन योजना अगर वो पा रहा है, NPS नेशनल पेंशन स्कीम अगर है तो वो नहीं ये ले सकता। कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना वो भी नहीं ले सकता। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इन लोगों को भी नहीं मिलेगा। जैसी किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल SMF इसके लाभार्थी नहीं होंगे। विशेषताएं क्या है? यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। यह 18 से 40 वर्ष के आयु के किसानों के लिए स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन है तथा उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। इसके लिए पेंशन निधि में किसानों को 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मासिक योगदान करना होगा। यह राशि इस योजना में उनके प्रवेश की आयु के आधार पर निर्धारित की जाएगी और केंद्र सरकार द्वारा भी
समान राशि का योगदान किया जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को पेंशन निधि प्रबंधक और पेंशन भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व किसान की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पति व पत्नी जीवन साथी मृतक किसान की शेष अवधि तथा शेष अंशदान का भुगतान करते हेतु योजना में बने रह सकते हैं। यदि सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात किसान की मृत्यु होती है तो पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% पेंशन प्राप्त होगी। किसान और जीवन साथी दोनों की मृत्यु के पश्चात संचित कोष को पेंशन निधि में वापस जमा कर दिया जाएगा। अन्य पहलों के साथ समन्वय। इस योजना की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि किसान द्वारा इस योजना के लिए अपना मासिक अंशदान सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्राप्त लाभ के लिए जाने के विकल्प का चयन किया जा सकता है, परंतु यह अनिवार्य नहीं है। किसानों को पहुंच की सुगमता प्रदान करने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से PM किसान मंत्री योजना के लिए प्रारंभिक नामांकन का कार्य किया जा रहा है। CSC के ग्राम स्तरीय उद्यमिता विलेज जो क्षेत्र आधारित कार्यकर्ता हेतु हैं, कृषकों का अधिकतम नामांकन सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। LIC बैंकों और सरकार का एक उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र होगा। इस योजना की निगरानी, समीक्षा और संशोधन के लिए सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति का भी गठन किया गया है। जो पांचवी है हमारे पास हरित क्रांति से कृषि उन्नति योजना, ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उन्नति योजना। पहला उद्देश्य क्या है? उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना और उत्पादकों पर बेहतर लाभ के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि हेतु कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का समग्र और वैज्ञानिक रीति से विकास करना। अब इसके क्या कहते हैं, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? यह एक केंद्रीय प्रायोजित अम्ब्रेला योजना है। अम्ब्रेला योजना जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं होती हैं जो वर्ष 2016 और 17 से लागू हैं। इसमें निम्नलिखित 11 योजनाएं मिशन शामिल हैं। पहला, एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH, बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना। दूसरा, राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल मिशन सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन देश के विभिन्न जिलों में उचित तरीके से क्षेत्र विस्तार, मृदा उर्वरता के पुनः स्थापन और उत्पादकता में सुधार के माध्यम से चावल, गेहूं, दालों, मोटे अनाज, तिलहन और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। राष्ट्रीय संधारणी कृषि मिशन विशेष कृषि परिस्थितियों में एकीकृत कृषि, उपयुक्त मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी के समन्वय में संधारणी कृषि को प्रोत्साहन। कृषि विस्तार पर उप मिशन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों को सशक्त बनाने, कार्य नियोजन को सुदृढ़ करने, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्यों स्थानीय निकायों के प्रचालनरत कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना। बीज और पौधरोपण सामग्री पर उप मिशन प्रमाणित गुणवत्ता हेतु बीजों के उत्पादन को बढ़ावा बीज स्थापन में वृद्धि करना और फसल उपज के पश्चात प्राप्त बीजों की गुणवत्ता को उन्नत करना। कृषि मशीनरी पर उप मिशन कृषि मशीनरी को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वामित्व की लघु लागत के कारण होने वाली आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु कस्टम फायरिंग सेंटरों को प्रोत्साहित करना। पौध संरक्षण और पौध संगरोधक में संबंधित उप मिशन कृषि फसलों की गुणवत्ता और उपज की हानि को कम करने के लिए कृषि जैव सुरक्षा को बनाए रखने और तथा वैश्विक बाजार में भारतीय कृषि सामग्रियों के निर्यात में सहायता करने और संरक्षण रणनीतियों के साथ श्रेष्ठ
कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, कृषि संगणना, अर्थव्यवस्था और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना। कृषि संगणना प्रमुख फसलों की उपज लागत का अध्ययन करना तथा देश की कृषि आर्थिक समस्याओं पर शोध अध्ययन करना। कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना, सरकारी समितियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु वित्तीय सहायता का उपलब्ध कराना तथा क्षेत्रीय संतुलन को समाप्त करना। कृषि विपणन पर एकीकृत योजना, कृषि विपणन अवसंरचना विकसित करना, नवाचार और नवीनतम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना तथा एक साझे ऑनलाइन बाजार मंच के माध्यम से बाजारों को एकीकृत कराना। राष्ट्रीय ई शासन योजना, सूचना और सेवाओं तक किसानों की पहुंच में सुधार करने, उनकी कृषिगत उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए किसानों को समय पर एवं प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराना। उसके बाद है एकीकृत बागवानी विकास मिशन। इसके अंदर एकीकृत बागवानी किसान मिशन उद्देश्य क्या है? विभेदीकृत रणनीतियों के माध्यम से बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना। इसमें बांस और नारियल आएंगे। एफपीओ जैसे समूहों में किसानों के समूहन को प्रोत्साहित करना। तीसरा, बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना, किसानों की आय में वृद्धि करना और पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करना। जर्म प्लाज्म जिसमें ये जितनी भी जीन्स होती हैं उसी को जर्म प्लाज्म कहते हैं। एक प्रजाति की जितनी भी जीन्स होती है उसको जर्म प्लाज्म रोपण सामग्री और सूक्ष्म सिंचाई के प्रयोग से जल उपयोग दक्षता में वृद्धि के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करना। कौशल विकास में सहायता करना और रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध कराना। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2014-15 में आरंभ किया गया था। इसमें निम्नलिखित उप योजनाएं और कार्य क्षेत्र सम्मिलित हैं। पहला, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, क्षेत्र आधारित स्थानीय रूप से विकेंद्रीकृत रणनीति के माध्यम से बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना। दूसरा, पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य बागवानी मिशन, यह एक तकनीकी मिशन है जो गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन, जैविक कृषि, कुशल जल प्रबंधन इत्यादि पर संकेंद्रित है। प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, विकसित करना और उसका प्रसार करना तथा रोजगार के अवसर सृजित करना। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को लागू करना। नारियल विकास बोर्ड देश के सभी नारियल उत्पाद राज्यों में एकीकृत बागवानी विकास मिशन बनाना के तहत विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है। केंद्रीय बागवानी संस्थान नागालैंड पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसानों और क्षेत्र अधिकारियों के क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी बैंक स्टाफ प्रदान करने हेतु रणनीति क्या बनाई गई है? बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लीकेज के साथ एंड टू एंड अप्रोच अपनाना। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देने के साथ कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए अनुसंधान और विकास प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। फसलों के विविधीकरण, प्रौद्योगिकी के विस्तार और बागानों के क्षेत्रफल में वृद्धि के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करना। फसल पश्चात प्रबंधन, मूल्य वृद्धि में वृद्धि से संबंधित प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना में सुधार। एफपीओ को प्रोत्साहन देना और बाजार समूहों, मार्केट एग्रीगेटर्स एवं वित्तीय संस्थानों के साथ एफपीओज के संबंधों को बढ़ावा देना। वित्त पोषण, केंद्र सरकार सर्वोत्तर, पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए 90 तथा अन्य सभी राज्यों के लिए 60 का योगदान करेगी, जबकि शेष योगदान राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2014 में प्रोजेक्ट चमन आरंभ किया गया। इसके तहत बागवानी विकास के लिए कार्य योजनाएं बनाने हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली के साथ सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा के उपयोग की परिकल्पना की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसमें पहला है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। पहला उद्देश्य है क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम
से चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज तथा नकदी फसलों में उत्पादन में संधारणीय रूप से वृद्धि करना। एकल खेती फार्म के स्तर पर मृदा की उर्वरकता और उत्पादकता पुनः स्थापित करना। खेत स्तर की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना। इसमें मुख्य विशेषताएं इसकी हैं। पहली, यह वर्ष 2007 से प्रारंभ एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। वर्ष 2018-19 तथा 18-19-20 से राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल मिशन तथा बीज ग्राम कार्यक्रम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार NFSM के अब 8 घटक होंगे तथा NFSM चावल, NFSM दाल, NFSM मोटे अनाज, मक्का, जौ, NFSM पोषण खाद्यान्नों पर उप मिशन, NFSM वाणिज्यिक फसलें, NFSM तिलहन और पाम ऑयल और NFSM बीज और ग्राम कार्यक्रम। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSM का नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है कहा गया है। अब इसमें तीसरी योजना है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। उद्देश्य क्या है इसका कि कृषि को अधिक संधारणीय, उत्पादक, लाभकारी और जलवायु प्रत्यापन बनाना, समुचित मृदा एवं नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, व्यापक मृदा प्रबंधन पद्धतियों अपनाना और जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना, जलवायु परिवर्तन अनुकूल और अपशमन उपायों के क्षेत्र में कृषकों की क्षमता का निर्माण करना। अब इसमें NMSM नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जो विशेषताएं हैं, पहला, यह सतत कृषि मिशन के अधिदेशित है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत उल्लिखित 8 मिशनों में से एक है। नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर संधारणीय विकास पद्धतियों को अपनाकर जल उपयोग, दक्षता, पोषण तत्व प्रबंधन और आजीविका विविधीकरण के प्रमुख आयामों को प्राप्ति हेतु सहयोग करेगा। नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के प्रमुख घटक हैं। पहला, वर्षा संचित क्षेत्र विकास करना है। दूसरा, खेत पर जल प्रबंध एवं मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और संधारणीय कृषि मॉनिटरिंग और मॉडलिंग नेटवर्क, कृषि वानिकी पर उप मिशन एवं राष्ट्रीय बांस मिशन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन, यह मिशन के तहत उप मिशन। इसका उद्देश्य मूल्य श्रृंखला मोड में प्रमाणित जैव उत्पादन का विकास करना है ताकि उत्पादों को उपभोक्ताओं से जोड़ा जा सके तथा आगंतुकों से लेकर एकीकरण, संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन हेतु सुविधाओं के निर्माण तथा ब्रॉड बिल्डिंग पहल तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास को सहायता प्रदान की जा सके। इसमें पहली योजना है परंपरागत कृषि योजना। परंपरागत कृषि योजना का उद्देश्य जो है प्राकृतिक संसाधन आधारित एकीकृत और जलवायु प्रत्यास्थ संधारणीय कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना। संधारणीय एकीकृत जैविक कृषि प्रणाली के माध्यम से किसानों हेतु कृषि की लागत कम करने के लिए भूमि की प्रति यूनिट पर किसान की निवल आय को बढ़ाना। पर्यावरण अनुकूल कम लागत वाली पारंपरिक तकनीकों और किसान अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाकर पर्यावरण की खतरनाक अकार्बनिक रसायनों से रक्षा करना। और उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य और संवर्धन और प्रमाणीकरण प्रबंधन की क्षमता के साथ क्लस्टरों और समूहों के रूप में अपने स्वयं में संस्थानागत विकास के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना। स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों के साथ किसानों के प्रत्यक्ष बाजार संबंध स्थापित कर किसानों को उद्यमी बनाना। इसमें पहला जो है प्रमुख विशेषताओं में पहली है परंपरागत कृषि विकास योजना, एक महत्वपूर्ण परियोजना राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का एक विस्तृत घटक है। क्लस्टर अप्रोच में जैविक कृषि करने के लिए 50 या उससे अधिक ऐसे किसान एवं क्लस्टर का निर्माण करेंगे जिसके पास 50 एकड़ या 20 एकड़ हेक्टेयर भूमि होगी। जैविक कृषि करने के लिए किसान
किसान कृषि की परंपरा पद्धतियों और मानक जैसे जैविक कृषि पद्धतियां जैसे शून्य बजट वाली प्राकृतिक कृषि और फार्माकल्चर अपनाने के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए 48,700 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता हेतु पात्र होंगे। बजट के कम से कम 30% आवंटन को महिला लाभार्थियों किसानों के लिए निर्धारित किया गया, मतलब 30% जो होंगी महिलाएं होंगी। प्रमुख घटक हैं इसमें क्लस्टर पद्धति के माध्यम से भागीदारी गारंटी प्रणाली प्रमाणीकरण, किसानों को लामबंद करना, क्लस्टर निर्माण, भूमि संसाधनों की पहचान और जैविक कृषि तथा पीजीएस प्रमाणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रशिक्षण। क्लस्टर पद्धति के माध्यम से खाद प्रबंधन और जैविक नाइट्रोजन हार्वेस्टिंग के लिए जैविक गांव को अपनाना। एकीकृत खाद्य प्रबंधन इंटीग्रेटेड मैन्योर मैनेजमेंट, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग और क्लस्टर के जैविक उत्पादों की जैविक कृषि के लिए एक्शन प्लान। इस योजना के अन्य हालिया घटनाक्रम मई 2018 में दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है। पहला, NMSA नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति नेशनल एग्रीकल्चर काउंसिल इस मिशन को समग्र दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करने वाली नीति निर्धारण निकाय होगी तथा इसकी प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी व समीक्षा करेगी। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र PGS इंडिया कार्यक्रम का सचिवालय होने के कारण NCOF क्षेत्रीय केंद्रों के प्राधिकरण NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के चयन और NROF के माध्यम से याचित निगरानी सहित PGS प्रमाणता कार्यक्रम के लिए निगरानी निकाय होगा। जैविक खेती पोर्टल, जैविक खेती के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित किया जाएगा जो एक ज्ञान मंच और विपणन मंच दोनों के रूप में कार्य करेगा। संबंधित घटकों के लिए MIDH, NFSM जैसी अन्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और MOFPI, SMES और MORD मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आदि जैसे अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के साथ अभिसरण को अत्यधिक प्रोत्साहन किया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। परंपरागत कृषि विकास योजना की भांति यह योजना के निम्नलिखित उद्देश्य रसायन मुक्त निम्न आंगन व्यय और संधारणीय कृषि, जैविक कृषि आधारित सकुशल किसान उत्पादन संगठनों FPOs के संवर्धन को बढ़ावा देना तथा बाजार लिंकेज हेतु आगत खरीद में कृषकों को समर्थन प्रदान करना। निर्यात हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशिष्ट फसलों की जैविक कृषि को भी कहते हैं। MOVCDNER के तहत समर्थन प्रदान किया जा रहा है, जहां FPOs को अवसंरचना निर्माण और मूल्य श्रृंखला आधारित विपणन सहित जैविक आगतों और एवं कटाई पश्चात प्रबंधन प्रथाओं हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। उसके बाद है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम PGS, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया। यह इसमें क्या है, घरेलू जैविक बाजार संवर्धन को बढ़ावा देने और लघु व मध्यम किसानों को जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने हेतु कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग तथा PGS पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम इंडिया फॉर इंडिया नामक एक विकेंद्रीकरण जैविक कृषि प्रमाणन प्रणाली कार्यान्वित की जा रही है। यह प्रमाणन की तृतीय पक्ष प्रणाली जो जैविक उत्पादों के निर्यात बाजार में प्रवेश करने हेतु एक पूर्व आवश्यकता है के ढांचे से बाहर है। यह किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं वाली एक समूह प्रमाणन प्रणाली है, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है, तथा यह प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना द्वारा समर्थित है।
पीजीएस पीजीएस जो है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम यह सुनिश्चित करती है कि इसका उत्पादन निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाए। यह खेत के इतर की गतिविधियों जैसे परिवहन, भंडारण आदि के लिए प्रवर्तनीय नहीं है। प्रमाणन एक प्रलेखित लोगो या एक प्रवक्ता के रूप में होता है। खाद्य सुरक्षा और मानक जैव खाद्य विनियमन 2017 में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP और पीजीएस पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया के अतिरिक्त भारतीय खाद्य संरचना और मानक प्राधिकरण FSSAI की लेबलिंग की आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है ताकि अंतिम उपभोक्ताओं और जैविक उत्पादों की बिक्री की जा सके। हालांकि इन लघु जैविक उत्पादों को छूट दी गई है जिसका वार्षिक कारोबार 12 लाख रुपए से कम है, परंतु वे जैविक भारत लोगो का उपयोग नहीं कर सकते। संबंधित तथ्य: जैविक भारत लोगो जैविक उत्पादों को अजैविक उत्पादों से पृथक करना है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादों कार्यक्रम इसे कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया है। यह भारत से इस प्रकार से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमाणतः निकायों हेतु प्रत्यायन कार्यक्रम, जैविक उत्पादन के लिए मानदंड, जैविक कृषि को प्रोत्साहन करने आदि पर केंद्रित है। इसके तहत तृतीय पक्ष प्रमाण की प्रक्रिया के माध्यम से जैविक कृषि प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट योजना जो है कृषि विपणन हेतु एकीकृत योजना, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसे ISAM कहते हैं। इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग उद्देश्य क्या है? राज्य सहकारी और निजी क्षेत्र के निवेश के बदले में सब्सिडी प्रदान करना। राज्य सरकारी और निजी क्षेत्र के निवेश के बदले में सब्सिडी प्रदान करके कृषि विपणन और संरचना के निर्माण को बढ़ावा देना। प्राथमिक संसाधनों के साथ किसानों को ऊर्ध्वाधर एकीकरण प्रदान करने के लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखला केवल प्राथमिक प्रसंस्करणों के चयन तक सीमित को बढ़ावा देना है। कृषि विपणन में नई चुनौतियों को प्रत्युत्तर में किसानों को संवेदनशील और उत्तम बनाने हेतु विस्तार के एक साधन के रूप में सूचना और संचार तकनीकी का प्रयोग करना है। मुख्य विशेषताएं इसकी ये हैं कि इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में निम्नलिखित 5 घटक सम्मिलित होंगे। पहला, कृषि विपणन और संरचना वर्तमान में चल रही ग्रामीण भंडार योजना और कृषि विपणन और संरचना ग्रेडिंग और मानकीकरण का विकास सुदृढ़ीकरण योजना का AMI में विलय कर दिया गया है। विपणन अनुसंधान और सूचना नेटवर्क MRIN, एगमार्क ग्रेडिंग सुविधाओं को सुदृढ़ करना। SAGF, वेंचर कैपिटलिस्ट असिस्टेंट और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। सब्सिडी के माध्यम से एग्री बिजनेस डेवलपमेंट और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान बनाया गया है। नेक्स्ट योजना जो है कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। उद्देश्य प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए नई संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से कृषि विस्तार व्यवस्था को किसान संचालित और किसान उत्तरदायी बनाना है। किसानों को उचित प्रौद्योगिकी प्रदान करने और उन्नत कृषि उत्पादों उपलब्ध कराने हेतु कृषि विस्तार का पुनः गठन करना तथा उसे सुदृढ़ बनाना है। प्रमुख विशेषताएं: केंद्रीय क्षेत्र की यह योजना कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के तत्वाधान में प्रारंभ की गई थी। इसके तहत निम्नलिखित 4 उप योजनाओं के माध्यम से विस्तार तंत्र को सुदृढ़ बनाने की परिकल्पना की गई है। पहला, कृषि विस्तार के लिए उप मिशन बीज और पौधों रोपण, बीज तथा
पौधा रोपण सामग्री के लिए उप मिशन और कृषि मशीनरी हेतु उप मिशन और पौध संरक्षण और पौध संगरोध पर उप मिशन। कृषि मशीनरी पर उप मिशन। इसका उद्देश्य कृषि मशीनरी का विस्तार लघु और सीमांत किसानों तक तथा उन क्षेत्रों में करना जहां मशीनरीकरण और विद्युत की उपलब्धता अत्यंत कम है। इस मिशन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पहला, प्रशिक्षण परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि मशीनीकरण का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का प्रदर्शन, प्रशिक्षण और विस्तार। कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता। कस्टम हायरिंग के लिए फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि मशीनरी और उपकरणों को बढ़ावा देना। फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी प्रोत्साहन। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनिज्म फॉर इन सीटू मैकेनिज्म ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। उद्देश्य फसल अवशेषों के दहन के कारण हो रहे वायु प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा करना और मृदों के पोषण तत्वों व लाभकारी सूक्ष्म जीवों में ह्रास को रोकना। उपयुक्त मशीनीकरण अवगतों के उपयोग के माध्यम से मृदा में प्रतिधारण और समावेशन द्वारा फसल अवशेषों के यथा स्वास्थ्य प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। लघु भू जोतों और व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण होने वाली आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए यथा स्थान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की कस्टम हायरिंग हेतु फार्म मशीनरी बैंकों को बढ़ावा देना। फसल अवशेषों के प्रभावी उपयोगी और प्रबंधन हेतु प्रदर्शन क्षमता निर्माण गतिविधियों तथा विभेदित सूचना शिक्षा एवं संचार रणनीतियों के माध्यम से हितधारकों के मध्य जागरूकता का उत्पन्न करना। प्रमुख विशेषताएं जो हैं, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू है। इस योजना के तहत किसानों को व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर यथास्थान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद हेतु लागत की 50% एक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यथासंभव फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए परियोजना लागत की 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह किसान के मध्य जागरूकता जनित करने के लिए सूचना शिक्षा और संचार गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करती हैं। इस कार्यान्वयन के एक वर्ष के भीतर 500 करोड़ रुपए के व्यय के माध्यम से हैप्पी सीडर शून्य जुताई तकनीक को भारत के उच्च पश्चिमी राज्यों की 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर अपनाया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 32,808 मशीनरी वितरित की गई और 8,662 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए गए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसे रफ्तार करें, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार। उद्देश्य कटाई पूर्व और पश्चात कृषि संबंधी अवसंरचना के सृजन के माध्यम से कृषक प्रयासों को सुदृढ़ करना, जिससे गुणवत्ता युक्त आगत भंडारण व बाजार सुविधाओं आदि तक पहुँच में वृद्धि हो सके तथा किसानों को सूचित विकल्पों के चयन में सक्षम बनाया जा सके। राज्यों को स्थायी किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप योग्यता निर्माण एवं कार्यान्वयन हेतु स्वायत्तता और लोचशीलता प्रदान करता है। मूल्य श्रृंखला वर्धन से समृद्ध उत्पादन प्रतिमानों को प्रोत्साहित करना, जिससे किसानों को उनकी आय में वृद्धि करने तथा साथ ही साथ उत्पादकता बढ़ाने में सहायता प्राप्त हो सके। अतिरिक्त आय सृजन गतिविधियों जैसे एकीकृत कृषि, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन आदि पर ध्यान संकेंद्रण के साथ किसानों की आय जोखिम का शमन करना। विभिन्न उप योजनाओं के माध्यम से शारीरिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना, कौशल विकास, नवाचार और कृषि उद्यमिता के माध्यम से युवाओं का शक्तिकरण करना। इसमें
रफ्तार की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, पहला, कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए अम्ब्रेला योजना के रूप में वर्ष 2007 में आरंभ की गई रफ्तार को हाल ही में वर्ष 2017-19 और 19-20 के लिए रफ्तार 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 के रूप में संशोधित किया गया है। इसकी कार्यावधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। यह योजना राज्यों को कृषि एवं समृद्ध योजनाओं के नियोजन और निष्पादन के प्रक्रिया में अत्यधिक लचीलापन एवं स्वायत्तता प्रदान करेगी। राज्यों द्वारा कृषि, जलवायु स्थितियों, समुचित प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और प्राकृतिक प्राथमिकताओं के आधार पर जिला कृषि योजना तथा राज्य कृषि योजना के माध्यम से कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों के लिए विकेंद्रीकृत योजना आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों के कृषि विभाग और नोडल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। यह कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ाने हेतु राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी तथा पोस्ट हार्वेस्ट ढांचे को सुदृढ़ बनाने और संपूर्ण देश में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने में राज्यों को सहायता प्रदान करेगी। निधि आवंटन पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के मध्य 90-10 अनुदान प्रदान अनुपात तथा शेष राज्यों के लिए 60-40 अनुदान का प्रावधान किया गया है। निधि का खंडवार वितरण, नियमित रफ्तार और संरचना और परिसंपदा एवं उत्पादन विकास वार्षिक परिव्यय का 70% राज्यों को अनुदानों के रूप में आवंटित किया जाएगा। इसमें से 20% फ्लेक्सी फंड होगा और रफ्तार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं वाली विशेषताएं उप योजनाएं 20% होगी। नेक्स्ट, जो नवाचार और कृषि उद्यमी विकास 10 आदि निधियों का उपयोग नहीं किया जाता है तो इसे नियमित रफ्तार और उप योजनाओं को आवंटित कर दिया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों हैं तो केंद्र द्वारा 100% अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसकी उप योजनाएं में से निम्नलिखित शामिल हैं। पहला, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना। फसल विविधीकरण कार्यक्रम। इसे हरित क्रांति के मूल राज्यों अर्थात पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल का अत्यधिक उपयोग करने वाली फसलों के मध्य स्थान पर अधिक फसल विविधता को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जा सकता है। समस्याग्रस्त मृदा में सुधार। RPS खुरपका और मुहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम। केसर मिशन, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम। एक्सेलरेटेड फोल्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम। सूखा प्रभावित जिलों एवं प्रखंडों में किसानों उत्पादक संगठनों, सहकारी संस्थाओं को चारे के अतिरिक्त उत्पादन हेतु 3,200 रुपये प्रति हेक्टेयर 2 हेक्टेयर के अधिकतम क्षेत्र तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना। टारगेट है पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया। उद्देश्य, नवीनतम फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपनाकर चावल और गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादन में वृद्धि करना, फसल गहनता और किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु धान के प्रति क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देना, जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करना और उपलब्ध जल का कुशलतापूर्वक उपयोग करना, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और विपणन समर्थन मार्केटिंग सपोर्ट को प्रोत्साहन देना। प्रमुख विशेषताएं, यह कार्यक्रम वर्ष 2010 और 2011 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य पूर्वी भारत के 7 राज्यों अर्थात असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चावल आधारित फसल पद्धति की उत्पादकता को सीमित करने वाली बाधाओं को दूर करना। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न निम्नलिखित पहले शामिल हैं। बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी का ब्लॉक या क्लस्टर विकास, कृषि सुधार के लिए
परिसंपत्ति निर्माण गतिविधियों। नेक्स्ट कृषि नवीनीकरण के लिए स्थान विशिष्ट गतिविधियां। नेक्स्ट बीज उत्पादन और वितरण। नेक्स्ट विपणन समर्थन और कटाई पश्चात प्रबंधन। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। उद्देश्य देश के सभी किसानों को प्रत्येक 2 वर्ष पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना ताकि उर्वरकों के प्रयोग के माध्यम से आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए आधार उपलब्ध हो। क्षमता निर्माण के माध्यम से मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली का सुदृढ़ीकरण। कृषि विज्ञान के छात्रों को भागीदार बनाना और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राज्य कृषि विद्यालयों के साथ प्रभावी संपर्क प्रभावित करना। पोषण तत्व प्रबंधन पद्धतियों को प्रोत्साहन देने हेतु जिला एवं राज्य स्तर कर्मचारियों और प्रगतिशील किसानों का क्षमता निर्माण करना। संधारणीय कृषि को प्रोत्साहित करना। विशेषताएं। यह वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। किसानों को जारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड में उनके अलग अलग खेतों के लिए आवश्यक पोषण तत्वों और उर्वरकों से संबंधित फसलवार अनुशंसाएं प्रदान की जाती हैं। कृषकों की मांग पर अतिरिक्त फसलों हेतु अनुशंसाएं भी प्रदान की जाती हैं। विशेषज्ञ खेतों से एकत्रित मृदा के सामर्थ्य और दुर्बलताओं सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी का विश्लेषण करते हैं तथा उससे निपटने के उपायों का सुझाव देते हैं। इसके तहत मृदा की स्थिति को 12 मानदंडों अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मुख्य पोषण तत्व और सल्फर गौण पोषक तत्व, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरॉन सूक्ष्म पोषण तत्व और पीएच और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भौतिक मानदंड के आधार पर मापा जाता है। इसके आधार पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जैविक खाद सहित 6 फसलों 3 खरीफ और 3 रबी हेतु उर्वरक अनुशंसाओं के मुख्य समुच्चय प्रदान किए जाते हैं। किसान सेल्फ हेल्प ग्रुप के पोर्टल सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल पर मृदा नमूनों को ट्रैक भी कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवा एवं 40 वर्ष की आयु तक के किसान मृदा स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना और जांच करने हेतु पात्र हैं। किसानों को प्रदत्त सहायता। सूक्ष्म पोषण तत्वों के विवरण हेतु प्रति हेक्टेयर 2500 रुपये तथा लघु मृदा जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता। हाल ही में आदर्श गांव की विकास योजना नामक एक पायलट परियोजना आरंभ की गई, जिसके अंतर्गत ग्रिड आधार पर नमूने संग्रहण करने के बजाय कृषकों की भागीदारी के साथ व्यक्तिगत खेतों से नमूनों का संग्रहण किया जाएगा। कृषि बाजार योजना नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नैम जिसको कह रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नैम। उद्देश्य प्रामाणिक मूल्यों को बढ़ावा देना, किसानों के लिए विक्रय बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु विकल्पों में वृद्धि। तीसरा, व्यापारियों, खरीदारों और कमीशन एजेंटों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया के उदार बनाना। एक व्यापारी के लिए एकल लाइसेंस उपलब्ध कराना जो सभी राज्यों में मान्य हो। कृषि उपज के गुणवत्ता मानकों को सुसंगत बनाना। एकल बिंदु पर बाजार शुल्क प्राप्त करना और स्थिर कीमतों और उपभोक्ताओं हेतु गुणवत्ता युक्त उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ावा देना। चयनित मंडी में या मंडी के निकट मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने संबंधी प्रावधान करना। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताएं देखते हैं। पहली यह कि यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जो तथा इस हेतु एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से वित्त पोषण प्राप्त होता है। नैम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। यह कृषि वस्तुओं हेतु एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार निर्माण के लिए मौजूदा एपीएमसी और अन्य बाजार स्थलों को जोड़ने का प्रयास करता है। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कॉस्मोटियम
को इस राष्ट्रीय ई प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख एजेंसियों के रूप में चुना गया है। केंद्र सरकार राज्यों को निःशुल्क सॉफ्टवेयर प्रदान करेगी। इसके साथ ही संबंधित उपकरणों और अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं हेतु प्रत्येक मंडी या बाजार या निजी मंडियों को 30 लाख रुपए तक की अनुदान राशि दी जाएगी। अब तक 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों यूटीज में 585 थोक विनियमित बाजार एपीएमसीज बाजारों को ई नैम प्लेटफॉर्मों के साथ एकत्रित किया गया है। नैम वस्तुतः मंडी बाजार में स्थानीय व्यापारी को द्वितीयक व्यापार हेतु एक अपेक्षाकृत बड़े राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने का अवसर प्रदान करना है। थोक क्रेता, प्रोसेसर, संसाधन निर्यातक यदि नैम प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थानीय मंडी बाजार स्तर पर व्यापार में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने में सक्षम होते हैं, जिनसे उनकी मध्यस्थता लागत कम होने से लाभ प्राप्त होगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य ई नैम पोर्टल पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आरंभ किया गया है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों ने अपना इंटरनेशनल व्यापार करना भी आरंभ कर दिया है। किसान उत्पादक संगठनों एफपीओज को ई नैम पोर्टल से जोड़ा गया है और इसके द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों से व्यापार हेतु अपने उत्पादों को अपलोड करना प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश स्थित केंद्रीय भंडारण निगम CWC के 23 भंडार गृहों को कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2017 के तहत ड्रीम मार्केट के रूप में घोषित किया गया है, जिससे ई नैम पोर्टल पर इस भंडार गृहों के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री अन्नदाता और आय संरक्षित योजना, ये नवी स्कीम थी। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसे आशा कहते हैं, पीएम आशा उद्देश्य किसानों के लिए उनके उत्पादों का उचित एवं लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु। फिर मुख्य उद्देश्यों में है, पहला, इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP पर धान, गेहूं और अन्य अनाजों तथा मोटे अनाजों की सरकारी खरीद के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की वर्तमान योजनाओं के पूरक के रूप में निम्नलिखित 3 घटक विद्यमान हैं। पहला, मूल्य समर्थन योजना प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS। दूसरा, मूल्य न्यूनता भुगतान योजना प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। और तीसरा जो है निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट पायलट योजना, पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट। पहले जो है हमारा PSS प्राइवेट सपोर्ट प्राइस, इसके तहत दाल, तिलहन और तथा खोपरा, नारियल की भौतिक खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सरकारी विपणन संघ लिमिटेड के अतिरिक्त FCI भी प्राइस सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत फसलों की खरीद करेगा। नेफेड और FCI दोनों खरीद के दौरान होने वाले व्यय और क्षति को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। दूसरा, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम PDPS मूल्य न्यूनता भुगतान योजना, इसके अंतर्गत उन सभी तिलहन फसलों को सम्मिलित किया जाएगा जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित किया गया है। साथ तथा केंद्र सरकार द्वारा MSP एवं प्रस्तावित बिक्री मॉडल मूल्य के मध्य के अंतर का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा। अधिसूचित अवधि के भीतर निर्धारित मंडियों में अपनी फसल बेचने वाले किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट पायलट योजना, इसे PSS पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। तिलहन के मामले में राज्यों के पास यह विकल्प होगा कि वे चयनित जिलों में PSS आरंभ कर सकते हैं जहां कोई निजी अभिकर्ता बाजार मूल्य के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाने की स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद कर सकता है।
उस निजी अधिकर्ता के फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकतम 15% तक के सेवा शुल्क के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जाएगी। दूसरी 10वीं योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उद्देश्य खेत स्तर पर सिंचाई में निवेश को अभिसारित करना। दूसरा, जलाशयों के पुनः भरण में वृद्धि करना तथा सतत जल संरक्षण पद्धतियों की शुरुआत करना। पेरी अर्बन कृषि पेरी अर्बन एग्रीकल्चर में नगर पालिका अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने की व्यवहार्यता का पता लगाना। सिंचाई के महत्वपूर्ण निजी निवेश को आकर्षित करना। जल संचयन, जल प्रबंधन और किसानों के लिए फसल संयोजन तथा जमीनी स्तर के क्षेत्र कर्मियों से संबंधित विस्तार गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। पहला है विकेंद्रीकृत राज्य स्तरीय योजना और कार्यान्वयन संरचना, ताकि राज्य डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान तथा स्टेट इरिगेशन प्लान का निर्माण कर सकें। दूसरा, PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फंड का उपयोग करने हेतु इस प्लान का निर्माण आवश्यक है। इसके तहत खेत स्तर पर निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली व सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर गठित अंतर मंत्रालय नेशनल स्टीयरिंग कमेटी द्वारा इसका निरीक्षण और निगरानी की जाएगी। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को वर्तमान में जारी निम्नलिखित योजनाओं को सम्मिलित कर लिया गया है। पहला है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। दूसरा, भूमि संसाधन विभाग का एकीकृत जल संभर क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम। तीसरा, कृषि एवं सहभागिता विभाग के तहत नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाटर बजटिंग। घरेलू कृषि और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों हेतु वाटर बजटिंग की जाएगी। हाल ही में पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के तत्वाधान में सम्मिलित दीर्घकालीन सिंचाई निधि का सृजन किया गया है। यह अपूर्ण, प्रमुख और मुख्य सिंचाई परियोजना के वित्त पोषण तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को ट्रैक करेगी। राज्यों की रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए PMKSY के तहत नाबार्ड के अंतर्गत एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई कोष को स्थापित किया जाएगा। इसमें 4 योजनाएं हैं। पहले ही है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिविजनल का है। अब इसको जल शक्ति मंत्रालय बना दिया गया है। फास्टर कंप्लीटेशन करना होगा ऑनगोइंग जो मेजर और मीडियम इरिगेशन इंक्लूडिंग जिसमें नेशनल प्रोजेक्ट हैं। दूसरा है पीएम किसान सिंचाई योजना, जिसे हर खेत को जल, हर खेत को पानी। ये भी मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुवनेशन के अंदर आएगी। क्रिएशन करना होगा न्यू वाटर जो सोर्स हैं थ्रू माइनर इरिगेशन, सरफेस या अंडरग्राउंड दोनों। रैपिड रीस्टोरेशन करना होगा, रीनोवेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ स्ट्रेंथिंग करनी होगी, कैरिंग कैपेसिटी जो है ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज की, और कंस्ट्रक्ट करना होगा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है स्ट्रक्चर। जल सिंचाई जल मंदिर गुजरात में, खत्री कुल हिमाचल प्रदेश में, झाबू नागालैंड में, इरी ओरोंगिस तमिलनाडु में, डोंगीज आसाम में, कटराज बंधा उड़ीसा और MP में। कॉमन जो एरिया डेवलपमेंट होगा। फिर है पीएम कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप में भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आएगी। प्रमोट करेगी जो एफिशिएंट वाटर कंजर्वेशन ऑफ प्रिसिशियस वाटर एप्लीकेशन डिवाइस जैसे कि ड्रिप, स्प्रिंकल, पाइवेट, रेन गन्स इन द फार्म, जल सिंचान।
एक्सटेंशन करना जो एक्टिविटीज़ हैं फॉर प्रमोशन ऑफ द साइंटिफिक मॉइस्चर कंजर्वेशन, क्रॉप कम्बिनेशन और क्रॉप अलाइनमेंट etc। ICT जो है ये इंटरवेंशन करेगा थ्रू NEGP जो प्रेसिजन देगा इरीगेशन टेक्नोलॉजी ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट क्रॉप अलाइनमेंट, और जो साथ में टू डू इंटेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम। फिर है वाटरशेड डेवलपमेंट, ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इफेक्टिव होगी मैनेजमेंट ऑफ द रन ऑफ वाटर, और जो इम्प्रूव सॉइल ऑफ मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटी कंजर्व करेगा। मनरेगा, PDP, APDDP और IWAP ये जो कंसिडर्ड कंसोलिडेटेड अंडर द कंपोनेंट जो क्लस्टर अप्रोच है, क्लस्टर अप्रोच इन सिलेक्शन और जो प्रिपरेशन करना ऑफ प्रोजेक्ट। इसके लिए रीड मोर ऑन निमांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब इसके बाद जो है हमारी 11वीं योजना जिसका नाम है युवा सहकार उद्यम सहयोग और नवाचार, सहकार कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम। यह युवाओं को आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सहकारी व्यवसाय उपक्रमों की ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा तैयार की गई युवाओं के अनुकूल एक योजना है। यह सरकारी समितियों को नए और नवाचारी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रमुख विशेषताएं, पहला आरंभकर्ता, यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के द्वारा चालू करी गई थी, और सरकारी स्टार्टअप अप एवं नवाचार निधि CSIF 100 करोड़ रुपए के वार्षिक परिव्यय उद्देश्य के साथ NCDC द्वारा सृजित CSIF से इस योजना को संबद्ध किया जाएगा, और इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांगों की सहकारी समितियों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की सरकारी समितियों एवं आकांक्षी जिलों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध है। वित्तीय, इस परियोजना के तहत वित्त पोषण विशेष श्रेणियों के लिए योजना लागत का 80% तक होगा, जबकि अन्य श्रेणियों के लिए 70%। इस योजना के मूलधन के भुगतान पर 2 वर्ष के अधिस्थगन महिला सहित परियोजना के लिए ब्याज दर प्रचलित सावधि ऋण पर लागू ब्याज दर में 2% कम होगी। पात्रता, कम से कम 1 वर्ष से परिचालनरत और सकारात्मक निवल संपत्ति वाली सभी प्रकार की सरकारी समितियां पात्र हैं। NCDC के बारे में, यह कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय के तहत एकमात्र अवैधानिक संगठन है जो शीर्ष वित्तीय और विकास संस्थान के रूप में कार्यरत है तथा शेष रूप से सरकारी क्षेत्र में प्रति समर्पण। यह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों जैसे डेयरी, कुक्कुट, पशुधन, मत्स्य पालन, कपास की उठाई व कटाई, चीनी और अधिसूचित सेवाओं जैसे आतिथ्य, परिवहन, ग्रामीण आवास, अस्पतालों और स्वास्थ्य आदि से संबंधित क्षेत्रों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ तथा प्रोत्साहित करता है। इसके द्वारा वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने हेतु मिशन सहकार 22 की शुरुआत की गई है। 12वीं योजना है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली द्वारा सिंगल विंडो के माध्यम से पर्याप्त समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। लाभार्थी सभी किसान, व्यक्तिगत, संयुक्त उधारकर्ता जिनके पास भू स्वामित्व है। दूसरा, काश्तकार, किसान, लिखित पट्टेदार और बटाईदार आदि। नेक्स्ट, काश्तकार, किसान, बटाई आदि सहित किसानों के स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देव समूह। विशेषताएं, पहला कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत वितरित ऋण का उधार व्यापक होता है तथा इसका उपयोग अल्पकालिक ऋण के रूप में फसलों की बुवाई, फसल कटाई के पश्चात आवश्यक व्यय, उत्पाद विवरण से संबंधित ऋण, कृषक परिवार की उपभोग आवश्यकता आदि के लिए किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिसूचित फसलों के लिए वितरित किए जाने वाले ऋण फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए जाएंगे। यह ATM की सुविधा युक्त रुपे कार्ड
एक बारगी दस्तावेज और कुछ शर्तों के तहत आहरण की सुविधा प्रदान करता है। यह इस योजना के तहत बाह्य हिंसक और दुश्मन साधनों के कारण होने वाले दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की मृत्यु या स्थायी निःशक्तता संबंधी जोखिम को कवर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड को और अधिक सुगम बनाने हेतु अन्य पहले भी आरंभ की गई हैं, जिसमें पशु और मत्स्य पालन में संलग्न किसानों को भी सम्मिलित करने का पर्याय किया गया है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण प्राप्ति हेतु कोई प्रक्रिया प्रोसेसिंग शुल्क आरोपित नहीं किया जाएगा तथा संपादित कोलेटरल मुक्त कृषि ऋण की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये तक कर दिया गया है। भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण, स्ट्रेंथनिंग द मोबिलाइजेशन ऑफ द पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच इन इंडिया, SMPMA। उद्देश्य न्यूनतम निवेश लागत के साथ फसल उत्पादन को अधिकतम करना, कीटनाशकों के कारण मृदा जल वायु में होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, रासायनिक कीटनाशकों से संबंधित व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को कम करना। उद्देश्य इसका है, पहला, यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। यह योजना निम्नलिखित घटकों के साथ प्रारंभ की गई है। पहला, एकीकृत कीट प्रबंधन यह कीट संबंधी समस्याओं के प्रबंधन के लिए पर्यावरण अनुकूल एक व्यापक पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है। दूसरा, टिड्डी नियंत्रण और अनुसंधान। इसके तहत अनुसूचित मरुस्थलीय क्षेत्रों राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में टिड्डियों की निगरानी, पूर्व सूचना और नियंत्रण तथा टिड्डी और टिड्डों पर शोध करने के लिए टिड्डी चेतावनी संस्थानों की स्थापना की गई है। कीटनाशक अधिनियम 1968 का कार्यान्वयन, यह मनुष्यों, पशुओं और पर्यावरण पर कीटनाशकों के खतरनाक प्रभावों को रोकने के लिए कीटनाशकों के आयात, उत्पादन, बिक्री, परिवहन और वितरण और प्रयोग को नियंत्रित करता है। कार्यान्वयन एजेंसी 35 केंद्रीय स्वामित्व कीट प्रबंधन केंद्र हैं। 14वीं जो स्कीम है, जलवायु प्रत्यास्थ कृषि पर राष्ट्रीय पहल, नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर, NICRA। उद्देश्य बेहतर उत्पादन और जोखिम प्रबंधन प्रौद्योगिकी के विकास एवं अनुसंधान के माध्यम से जलवायु परिवर्तनशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय कृषि, जिसमें फसल, पशुपालन और मत्स्य पालन सम्मिलित है, की स्थापना में वृद्धि करना। वर्तमान जलवायु जोखिमों के प्रति अनुकूलित होने के लिए किसानों के खेतों पर स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी पैकेज का प्रदर्शन करना। जलवायु प्रत्यास्थ कृषि संबंधी अनुसंधान और उनके अनुप्रयोगों में वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण का बेहतर बनाना। मुख्य विशेषताएं, यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की परियोजनाओं का एक नेटवर्क है। यह देश में वर्षा की सुविधा हेतु विभिन्न लक्ष्यों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आकलन पर विचार करती है। यह बड़े क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैसों की माप के लिए फ्लेक्स टावर जैसे अत्याधुनिक उपकरणों की स्थापना करती है। यह धान की कृषि की नई और उभरती पद्धतियों का व्यापक क्षेत्र मूल्यांकन करती है। परियोजना में निम्नलिखित 4 घटक सम्मिलित हैं: रणनीतिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, क्षमता निर्माण और प्रतिस्पर्धी अनुसंधान। 15वां, ब्याज अनुदान योजना, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। उद्देश्य देश की कृषि उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किफ़ायती दर पर अल्पकालिक फसल ऋण उपलब्ध कराना। प्रमुख विशेषताएं, यह किसानों को 7% ब्याज दर वाले 3 लाख रुपए तक के फसल ऋण पर 2% प्रति ब्याज अनुदान प्रदान करती है। समय से भुगतान करने वाले किसानों को प्रति वर्ष 3% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाता है। ब्याज अनुदान का लाभ उपज को डिस्ट्रेस सेल से बचाने के उद्देश्य परंपराक्रय में वेयरहाउस, नेगोशिएबल वेयरहाउस
रसीदों के एवज में ऋण देने वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक लघु और सीमांत किसानों को 6 माह की अवधि हेतु विस्तारित किया गया है। यह ब्याज अनुदान सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों तथा आरआरबीज को प्रदान किया जाएगा। साथ ही आरआरबीज या एवं सहकारी बैंकों को पुनः वित्त प्रदान करने के लिए नाबार्ड को भी ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत 4 सेगमेंट में ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। पहला, अल्पकालिक फसल ऋण के लिए ब्याज भुगतान। दूसरा, पोस्ट हार्वेस्ट लोन पर ब्याज अनुदान। तीसरा, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ब्याज अनुदान तथा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत के लिए ब्याज अनुदान। 16वीं स्कीम है, इसे आर्या परियोजना कहते हैं। आर्या परियोजना उद्देश्य चयनित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आय और लाभकारी रोजगार के लिए विविध कृषि एवं संबंध और सेवा क्षेत्र के उद्यमों को अपनाने हेतु युवाओं को आकर्षित करना तथा उन्हें सशक्त बनाना है। कृषि क्षेत्र के युवाओं को प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन तथा विपणन जैसी गतिविधियों में अपने संसाधनों एवं पूंजी के निवेश हेतु नेटवर्क समूहों को स्थापित करना है। मुख्य विशेषताएं। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में आर्या अटैचिंग एंड रेटिंग यूथ इन एग्रीकल्चर नामक परियोजना आरंभ की थी 2015 में। इससे प्रत्येक राज्य के एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के लिए कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसे संस्थानों को प्रौद्योगिकी भागीदारी के रूप में शामिल करेंगे। एक जिले में 200 से 300 ग्रामीण युवाओं को उद्यमशीलता गतिविधियों हेतु उन्हें कौशल विकास और संबंधित सूक्ष्म उद्यम इकाइयों की स्थापना के लिए चिन्हित किया जाएगा। कृषि विकास केंद्रों पर भी 1 या 2 उद्यम इकाइयां स्थापित की जाएंगी ताकि वे किसानों के लिए उद्यमी प्रशिक्षण इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। 17वीं, कृषि विकास केंद्र बनाए जाएंगे। कृषि विकास केंद्र उद्देश्य कृषि के फर्स्ट लाइन विस्तार के लिए और किसानों की तरक्की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करना। स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन और किसानों का क्षमता निर्माण करना। प्रमुख विशेषताएं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में 669 कृषि विज्ञान केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया है, जिसके अतिरिक्त 106 कृषि विज्ञान केंद्र और स्थापित किए गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रमाणित युवकों और कृषक महिलाओं और किसानों को कौशल विकास प्रशिक्षण पर अत्यधिक बल दिया जाता है। वे बीज रोपण सामग्री तथा जैव उत्पादों जैसे नवीनतम तकनीकी इनपुट प्रदान करते हैं। ये जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी और सहित फसल उद्यम से संबंधित अनुसंधानों के बारे में समय समय पर किसानों को परामर्श प्रदान करते हैं। ये जिला कृषि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित समस्याओं को चिन्हित एवं हल करते हैं, साथ ही नवाचार को अपनाने हेतु नेतृत्व प्रदान करते हैं। यह राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। कृषि विकास केंद्र योजना भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है तथा कृषि विज्ञान विश्वविद्यालयों और ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च संस्थानों संबंधित सरकारी विभागों एवं कृषि क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों हेतु कृषि विज्ञान केंद्र का अनुमोदन किया गया है। 18वीं योजना, राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट NAHEP उद्देश्य चयनित कृषि विद्यालयों में उच्चतर कृषि शिक्षा की प्रासंगिकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। उसके अलावा छात्र एवं संकाय विकास अधिगम परिणामों नियोजनों और उद्यमिता में सुधार करना और संस्थागत प्रणालीगत प्रबंधन की प्रभावशीलता में वृद्धि करना है। मुख्य विशेषताएं। पहला, वित्त पोषण। इसे विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा 50-50 आधार पर वित्त पोषित किया जाएगा। घटक, संस्थागत विकास परियोजना IDPs और NAHP चयनित प्रतिभागी AUs को
संस्थागत विकास अनुदान प्रदान करेगी जो AU के छात्रों हेतु अधिगम परिणय एवं भावी रोजगार तथा संकाय शिक्षण प्रदर्शन और अनुसंधान प्रभावशीलता में सुधार का प्रयास करेगा। सेंटर फॉर एडवांस एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चयनित प्रतिभागी कृषि विश्वविद्यालयों को महत्वपूर्ण और उभरते कृषि विषयों पर शिक्षण अनुसंधान और विस्तार के लिए बहुविषयक केंद्र स्थापित करने हेतु CAAST अनुदान प्रदान किया जाएगा। AU द्वारा सुधारों को अपनाने हेतु चयनित प्रतिभागी AU को नवाचार अनुदान प्रदान किया जाएगा और मौजूदा सुधार को अपना चुके AUs एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रतिभागियों द्वारा गैर मान्यता प्राप्त AUs को परामर्श प्रदान किया जाएगा। परिणाम निगरानी एवं मूल्यांकन शिक्षा प्रभाग ICAR द्वारा निगरानी और मूल्यांकन M&E प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी ताकि सभी NAHEP घटकों की गतिविधियों की प्रगति की निगरानी की जा सके। 19वीं अन्य योजना इसमें है। पहली है त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम एक्सेलरेटेड पल्सेस प्रोडक्शन प्रोग्राम। प्रमुख विशेषताएं इसका लक्ष्य 5 प्रमुख दलहनी फसलों प्रत्येक हेतु 1000 हेक्टेयर की सघन इकाइयों में पौधों के लिए आवश्यक पोषण तत्वों तथा पौधों की सुरक्षा पर केंद्रित संशोधन प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन कार्यप्रणालियों का प्रदर्शन करना है। ये 5 प्रमुख दलहनी फसलें हैं। बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम, उड़द, बीन, रेड ग्राम, अरहर, ग्रीन ग्राम, मूंग, लेंटिल, मूसर। यह कार्यक्रम केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 100% वित्त पोषित है और NFSM पल्सेस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दाल के अंतर्गत इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसे एकीकृत पोषण तत्व प्रबंधन और एकीकृत कीट प्रबंधन जैसे प्रमुख प्रौद्योगिकियों का सक्रिय रूप से प्रसार करने हेतु परिकल्पित किया गया है। इस कार्यक्रम को कृषि सहभागिता और किसान कल्याण विभाग निम्नलिखित के माध्यम से क्रियान्वित कर रहा है। पहला, दलहन उत्पादक कार्यों के कृषि निर्देशन आयुक्त। दूसरा, केंद्र सरकार की संस्था ICAR और NCIPM नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। दूसरी है कृषि विपणन अवसंरचना कोष एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AMIF। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ग्रामीण कृषि बाजारों के विकास और उन्नयन के लिए 2000 करोड़ रुपए के कृषि विपणन अवसंरचना कोष AMIF के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसे नाबार्ड के अंतर्गत सृजित किया जाएगा तथा यह 585 कृषि उपज विपणन समितियों APMCs और 10,000 गांवों में विपणन अवसंरचना के विकास हेतु राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को उनके प्रस्ताव के लिए रियायती ऋण प्रदान करेगा। राज्य सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से नवाचारी एकीकृत बाजार तथा अवसंरचना परियोजनाओं के लिए AMIF तक पहुंच स्थापित कर सकते हैं। ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट कृषि विपणन क्षेत्र में खुदरा बाजार को विकसित करने के लिए कृषि विपणन विकास कोष के तहत बजट 2017-18 में ग्राम GRAM का शुभारंभ किया गया। GRAM इस पहल के तहत 22,000 ग्रामीण हाट और 585 APMCs बाजारों को विकसित और अद्यतित कर उन्हें ग्राम्स के रूप में स्थापित किया जाएगा। इन ग्राम्स में मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं का उपयोग करके भौतिक अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई राष्ट्रीय कृषि बाजार से भी लिंक किया जाएगा। APMCs विनियमों से छूट प्रदान की जाएगी। ये किसानों को अपने उत्पादों की उपभोक्ताओं और थोक बारीकियों को प्रत्यक्ष बिक्री करने की सुविधा प्रदान करेंगे। कृषि बाजार सूचना नेटवर्क पोर्टल
एग्रो मार्केट, यह एक ई गवर्नेंस पोर्टल G2C के रूप में है जो सिंगल विंडो के माध्यम से कृषि विपणन से संबंधित सूचना प्रदान करके किसानों, उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं और शैक्षणिक संस्थानों जैसे विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह देश भर में विस्तृत कृषि उपज मंडियों में वस्तुओं की दैनिक पहुंच और कीमतों की वेब आधारित सूचना प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है। ई कृषि संवाद, यह एक ऑनलाइन इंटरफेस है जिसके माध्यम से किसान और अन्य हितधारक प्रभावी समाधान के लिए अपनी समस्याओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संपर्क कर सकते हैं। हितधारक विशेषज्ञों से निदान और शीघ्र उपचारात्मक उपायों के लिए रोग ग्रसित फसलों, जानवरों या मछलियों की फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। SMS या वेब के माध्यम से भी विशेषज्ञों द्वारा उचित समाधान प्रदान किया जाएगा। ई रकम पोर्टल, यह MSTP लिमिटेड और सेंट्रल रेड लाइट वेयर हाउसिंग कंपनी की एक संयुक्त पहल है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा उन्हें बिचौलियों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायता हेतु यह नीलामी मंच है। साथ ही यह उनकी उपज को मंडी तक ले जाने की आवश्यकता को भी समाप्त करता है। किसानों को प्रत्यक्ष रूप से उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा। फार्मर फास्ट इनिशिएटिव, इसके तहत मुख्य बाल किसान के खेतों, नवाचारों, संसाधनों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, फार्म इनोवेशन सोर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट पर दिया गया है। यह ICAR की एक पहल है जो निम्नलिखित पर केंद्रित है। पहला, समृद्ध किसान वैज्ञानिक इंटरफेस, प्रौद्योगिकी संयोजन, आवेदन एवं प्रतिक्रिया, साझेदारी और संस्थागत भवन एवं सामग्री का एक ऋण। यह विविध कृषि परिस्थितियों में किसानों की आय वृद्धि मॉडल के रूप में आर्थिक रूप से कार्यव्यय और सामाजिक रूप से स्वीकृत उद्यमशीलता गतिविधियों को चिन्हित एवं एकीकृत करेगी। हॉर्टीनेट फार्मर कनेक्टिव ऐप, यह कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित खोज करने में सक्षम और एकीकरण प्रणाली और जो मानकों के अनुपालन के साथ भारत से यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए अंगूर, अनार और सब्जियों के फार्मों के पंजीकरण, परीक्षण और प्रमाणन की सुविधा के लिए इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करता है। यह राज्य के बागवानी और कृषि विभाग की किसानों, खेतों की अवस्थिति, उत्पादों और खेत से प्रत्यक्ष रूप में निरीक्षण के प्रस्तावित विवरणों को अधिग्रहित करने में भी सहायता करेगा। जीरो हंगर प्रोग्राम, यह कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रीय समन्वय के माध्यम से पारस्परिक तथा बहुपक्षीय कुपोषण का समाधान करना है। यह भूख एवं कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा। मेघदूत ऐप, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा मेघदूत नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है जो किसानों को स्थानीय भाषाओं में अवस्थिति, फसल और पशुधन विशिष्ट मौसम आधारित कृषि परामर्श प्रदान करेगा। इसे भारत मौसम विभाग, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है। मंत्रालय द्वारा किसानों को तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायु गठित तथा दिशा के संबंध में पूर्व सूचना उपलब्ध कराई जाएगी जो कृषिगत परिचालकों में महत्वपूर्ण भूमिका का निष्पादन करते हैं। हालांकि ये सूचनाएं वास्तविक समय पर आधारित नहीं हैं, परंतु इन्हें सप्ताह में 2 बार मंगलवार और शुक्रवार को अवश्य अपडेट किया जाएगा। एग्री उड़ान, इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं में सुदृढ़ मार्गदर्शन और प्रशिक्षण, उद्योग नेटवर्किंग तथा निवेशकों को विशिष्ट सहायता प्रदान कर खाद्य और कृषि व्यवसाय आधारित स्टार्टअप का उन्नयन करना है। इसे भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि व्यवसाय उत्प्रेरक की संज्ञा दी गई है तथा इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि
परिषद, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के इनक्यूबेटर केंद्रों द्वारा प्रारंभ किया गया है। मेरा गांव मेरा गौरव इस योजना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक शामिल हैं। इसमें से प्रत्येक अनुसंधान और विश्वविद्यालय में 4 बहुविषय वैज्ञानिकों का समूह गठित किया जाएगा। प्रत्येक समूह अधिकतम 100 किलोमीटर की परिधि के भीतर 5 गांवों को गोद लेंगे तथा किसानों को तकनीकी एवं अन्य संबंधित पहलुओं की जानकारी एक समय सीमा के भीतर प्रदान करेंगे। एकीकृत पैकेज बीमा योजना, इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में संवर्धित नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है तथा किसानों के भू स्वामित्व अधिकारों एवं उपजाई गई फसलों के आधार पर उन्हें उपज पर आधारित फसल बीमा उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत फसल बीमा योजना, पुनः गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम RWBCIS, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जीवन बीमा, छात्र सुरक्षा बीमा, विद्यार्थी की दुर्घटना, मृत्यु और दिव्यांगता एवं पिता व माता की मृत्यु की स्थिति में तथा व्यक्तिगत व पेशेगत संपत्तियों का बीमा शामिल है। इस योजना के तहत 1 वर्षीय बीमा का प्रावधान किया गया है तथा जिसे प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जा सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना, उद्देश्य जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, संधारणीय कृषि के क्षेत्र में व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराना तथा इस क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर कुशल मानव संसाधन का विकास करना है। ICAR द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस योजना वर्ष 2016 में आरंभ की गई। इसे उन्नत भारत अभियान के तहत संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत कृषि शिक्षा के लिए 100 प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रशिक्षण केंद्रों का चयन उन किसानों के आधार पर किया जाएगा जो पहले ही उन्नत भारत अभियान के तहत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं या खेतों में प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं और प्राकृतिक कृषि के सभी मूलभूत मौलिक सिद्धांतों और प्रचलनों के जानकार हैं। इसी के साथ ये एग्रीकल्चर वाला मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की सारे योजनाएं जो हैं समाप्त होती हैं। थैंक यू।